हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त कि क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट के जो मॉडल सेट हम आप खुद से बनाए हैं। आप लोग को बताए थे कि मैथ में जो आप लोग को 10 मॉडल पेपर लेके आएंगे सेट 10 तक, उसी प्रकार से ये सेट नंबर 1 है साइंस का। इस प्रकार से आपको हम क्लास 8 के और 9 सेट मॉडल पेपर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न जाने वाला कहीं पर नहीं है। तो सारे मॉडल प्रश्न को जरूर कीजिएगा, और आप अभी तक मैथ का मॉडल सेट नहीं किए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए सेट नंबर 1 मॉडल पेपर को देखते हैं। जैक बोर्ड का सब्जेक्ट साइंस का है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बिना देर किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि कोशिका की खोज कब हुई। आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका की खोज कब हुई। आपको बताएं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। क्योंकि ढेर सारी कोशिकाएं जब मिलती है तो एक ऊतक का निर्माण करती है ना। अब जब ढेर सारे ऊतक मिलता है तो एक अंग का निर्माण करता है, और ढेर सारे अंग मिलता है तो एक शरीर का निर्माण होता है, जिस प्रकार से हम लोग का शरीर बना है ना। तो सबसे छोटी इकाई जो होता है ना हम लोग का शरीर का, तो उसे बोलते हैं हम लोग कोशिका। तो देखिए इसका खोज सबसे पहले किसने किया था। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, तो उस चारों ऑप्शन में से कोई एक वाला को चुनना रहेगा, है कि नहीं। तो कोई एक वाला चुनना है। तो कोशिका की खोज कब हुई, तो आपको सबको याद होगा कि 1665 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये याद रखना, ये मृत कोशिका थी। कौन कोशिका थी? मृत कोशिका थी, यानी मरी हुई कोशिका की खोज किया था। कभी कभी पूछता है इसका खोज करता, तो इसका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब पूछता है कि इसका जीवित कोशिका का, तो ए भी लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक ने किया था, यानी एंटी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका खोज 1674 ईस्वी में किया था। लेकिन यहाँ केवल आपके प्रश्न है कि कोशिका की खोज कब हुई, तो याद रखिएगा 1665 में। लेकिन ये मृत था। जीवित कोशिका का पूछेगा तो याद रखिएगा 1674 में ए भी लीवेनहॉक ने किया था। कब? 1674 में। और कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ये सब चीज़ें आप लोग को बेसिक याद होना चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से नंबर उठ सके, है ना। अब देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। काहे कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय मतलब होता है जो एक ही कोशिका से बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव क्या है, तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इससे जब पूछता है बड़ा पूछता है ना, तो सबसे बड़ा पूछा है तो याद रखना शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये आपका आंसर हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने का है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु। सक्रिय का मतलब होता है जो अधिक, सभी धातुओं से क्या होता है, क्रिया करता है ना। सभी धातुओं के साथ क्या करता है, क्रिया। सक्रिया मतलब क्रिया के साथ करता है, तो सभी धातुओं के साथ क्रिया करता है, उसे क्या बोलते हैं, सक्रिय धातु। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन पहला कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग सक्रिय धातु कहते हैं, क्योंकि ये ढेर सारे धातुओं के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास है। चौथा नंबर में कहा है कि वह कौन सा अधातु है, ध्यान दीजिएगा, अधातु यहाँ पर पूछा गया है, धातु नहीं, जो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब उसमें क्या होगा, उष्मा पार होगा, और गर्मी पार भी हो जाएगा, और करंट भी पार हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा चालक यानी सुचालक बोलते हैं। तो कौन सा अधातु है जिसमें विद्युत का सुचालक होता है। देखिए एल्युमिनियम एक धातु है, तो विद्युत का सुचालक होगा, क्योंकि सभी धातु विद्युत का सुचालक होता है। अपवाद में याद रखिएगा शीशा। लेकिन यहाँ पूछा है अधातु और विद्युत का सुचालक, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेफाइट देखें ना, जो पेंसिल में जो रहता है उसके अंदर में, पेंसिल के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। ये सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। ये आपको याद होगा कि क्लास 8 में अब तक 5 साल हो गया है जब आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है। ये 2 बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग याद रखिएगा सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो सूक्ष्म जीव का मतलब होता है छोटे छोटे जीव, जिसको आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। तो जल में भी पाया जाता है, यहाँ पर जाल लिखा गया है इसके लिए सॉरी। जल में भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्त सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू परजीवी का वाहक है। तो डेंगू जो बुखार होता है, तो ये किसके कारण होता है, कौन से मच्छर के कारण होता है। पहला मादा एडिस मच्छर दिया है ना।
दूसरा दिया है घरेलू मक्खी दिया है, तीसरा दिया है मादा एनोफिलीज मच्छर दिया है, और चौथा दिया है कॉकरोच। कॉकरोच के काटने से कुछ नहीं होता है, और घरेलू मक्खी तो नॉर्मली सभी जगह पाया जाता है, इसके कुछ नहीं होता है। अब बचा कि मादा एडिज मच्छर और मादा एनोफिलीज मच्छर, है कि नहीं। तो मादा एडिज और मादा एनाफिलीज, तो ये दोनों में याद रखिए। मादा एडिज मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। क्या होता है, डेंगू। और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बल्ब के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, उसके अंदर फिलामेंट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फिलामेंट मतलब क्या होता है, वो जो तार ये कट जाने के बाद आपको क्या होता है, करंट नहीं देता है, मतलब बल्ब जलता नहीं है, जिसको हम लोग टंगस्टन कहते हैं। तो ये वाला यदि टूट जाता है ना, तो लाइन मतलब करंट नहीं आता है, मतलब बल्ब नहीं जलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये किसके कारण बल्ब में होता है, तो रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण, रासायनिक प्रभाव के कारण ये क्या होता है, मेरा बल्ब जल जाता है। आगे प्रश्न 8वां नंबर क्वेश्चन है कि साइकिल के हैंडल मतलब तो समझते हैं, पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु के विद्युत लेपन किया जाता है। अगर साइकिल को अगर ध्यान से देखे होंगे ना, तो उसका रिम मतलब समझते हैं जिसमें टायर रहता है, और उसका हैंडल, तो उसका हैंडल क्या होता है, नया नया में हैंडल चमकदार होता है। लेकिन चमकदार होता है तो ऊपर में किस धातु का लेप किया जाता है, और रिम में किस धातु का लेप किया जाता है, एकदम चकचका देता है एकदम से, है कि नहीं। तो एकदम पूरा एकदम नया नया कर देता है। तो कौन से धातु का किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा क्रोमियम धातु का, है ना। तांबा का उपयोग, एल्युमिनियम का उपयोग, लोहा का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है चमचमाक बनाने के लिए, है ना। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा है 9वां नंबर में कि निम्न में कौन सा गुणसूत्र आपको पता है कि महिलाओं में जो होता है, मेल में होता है XY गुणसूत्र होता है, और फीमेल मतलब होता है महिला, फीमेल में होता है XX गुणसूत्र, ये तो होता है। पूछा है कि लिंग निर्धारण नर करता है, तो कौन सा लिंग जो है नर को निर्धारण करता है। नर मतलब होता है लड़का, लड़का मतलब समझते हैं छोटुआ, हाँ, है कि नहीं। क्या हो गया, छोटुआ मतलब बॉय को निर्धारण करता है। तो कौन कौन सा, देखो महिला का XX है और पुरुष का XY है, तो कौन कौन सा गुणसूत्र मिलेगा जो लड़का पैदा करेगा। अरे यार ये तो बड़ी सिंपल है। देखो ये आपका पुरुष का क्या हो गया, Y गुणसूत्र हो गया, है कि नहीं, और महिला का दोनों XX। तो जब पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र मिलता है, Y और X, तो होता है लड़का माने छोटुआ। और जब पुरुष का X और भी महिला का X मिलता है तो होता है छोटिया, छोटिया मतलब होता है लड़की, है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो नर निर्धारण कौन सा करता है, XY करेगा। कौन सा करेगा, XY। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। YY तो कभी कहाँ से मिलेगा यार, ये XY तो कल पुरुष में होता है और XX तो महिला में होता है, YY कैसे मिलेगा, ये तो है ना, ये नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है आपके सामने 10वां नंबर, काय कि निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। किशोरावस्था आपको पता होगा कि 11 से 19 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा आहार किशोर अवस्था के लिए जरूरी है। तो 11 से लेकर 19 वर्षों तक के लिए कैसा आहार खाना जरूरी है। तो आपके पास ये 4 को ऑप्शन दिया है, चिप्स खाना चाहिए या नूडल्स खाना चाहिए या कोक खाना चाहिए या चावल खाना चाहिए या नूडल्स खाना चाहिए या बर्गर खाना चाहिए, है ना, या शाकाहारी टिक्की चिप्स खाता था लेमन पैक खाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोटी दाल सब्जियां। क्योंकि जब किशोरावस्था की उम्र में होता है 11 से 19 वर्ष तक, तो ये क्या कहता है, इन लोग के शरीर में प्रोटीन, दाल रोटी के द्वारा क्या जाता है कार्बोहाइड्रेट, दाल के द्वारा प्रोटीन जाता है और सब्जी के द्वारा आयरन जाया जाता है ना। तो इस सबसे क्या होता है, शरीर थोड़ा मजबूत बनता है, याद रखिएगा। तो रोटी दाल सब्जियां। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि दाब का मात्रक है। दाब का मतलब SI मात्रक पूछा गया है, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। तो दाब का मात्रक क्या है आपको सबकी पता होगा। आप अगर अभी एग्जाम पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप दबाव में पढ़ेंगे है ना, तब क्या होंगे, कल पास हो जाएंगे। कल क्या हो जाएंगे, पास। तो हो जाएगा क्या, पास कल। दबाव में पढ़ाई करो बाबू, तब कल पास हो जाएगा। तो दाब का ऐसा मात्रक क्या हो गया, पास्कल, है ना। और ऑप्शन बी दिया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। पास्कल का दूसरा नाम है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये दाब का ऐसा मात्रक भी है। इसका मतलब ये तो दोनों हो गया ना,
है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, काहे कि पास्कल भी है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी है, जिसका मतलब सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है। देखिए आपके घर में दरवाजा होगा, उसको धक्का देते होंगे तो कैसा बल लगता होगा, है ना। तो आपको पूछ रहा है, तो अपकर्षण होता है या अभिकर्षण होता है या गुरुत्वाकर्षण होता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए गुरुत्वाकर्षण तो यहाँ पर आएगा नहीं, है कि नहीं। अब अभिकर्षण मतलब होता है क्या, उसको अंदर की ओर खींचना, अंदर की ओर क्या होता है, खींचना। अपकर्षण मतलब होता है धक्कलना, क्या होता है, धक्कलना। तो दरवाजे को धक्का देते हैं तो अपकर्षण लगेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें 13वां नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ पर 3 नंबर टाइपिंग किया गया है। निम्न में से कौन सा स्वतः दहन का उदाहरण है। स्वतः दहन, दहन मतलब जो पदार्थ जलता है उसे हम लोग दहन बोलते हैं, और स्वतः मतलब जो हचाक के जल जाता है, एकदम खचाक के जल जाता है, उसे हम लोग स्वतः दहन कहते हैं, है ना। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है। तो स्वतः दहन श्वेत फास्फोरस, उसके बाद और दिया है लकड़ी का जलना या पटाखा का जलना, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटाखा का जलना। क्योंकि पटाखा का दहन धाए के, जब कोई भी पटाखा को जलाते हैं ना, इसका मुड़ी में आग देते हैं ना, तो धाए के एकदम फट जाता है, धाए के एकदम धाई कर देता है। तो पटाखा का दहन क्या हो जाएगा, आपका स्वतः दहन का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है कि मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग, अगर मोमबत्ती को देखे होंगे कि मोमबत्ती जब जलता है ना, मोमबत्ती के ज्वाला का मध्य भाग, जो इस तरह से मोमबत्ती जलता है, तो इसका जो बीच वाला जो भाग होता है कैसा दिखाई देता है, बीच वाला भाग कैसा दिखाई देता है, लाल, पीला, हरा, काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला दिखाई देता है। एकदम पूरा बीच में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां नंबर, काय कि बाह्य निषेचन होता है। देखिए निषेचन कब होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है, अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। अंडाणु महिला में, शुक्राणु पुरुष में, तो उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो निषेचन होगा कहाँ, महिलाओं के शरीर के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या, क्योंकि अंडाणु मिलता कहाँ है, शुक्राणु से, क्योंकि आपको गर्भाशय में मिलता है कि नहीं। तो महिला के शरीर के अंदर में, अब महिला को क्या बोलते हैं हम लोग, मादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मादा। तो मादा के शरीर के अंदर में, अरे बाबा यहाँ तो ऑप्शन वा गजबे दे दिया, मादा के शरीर के बाहर, बाहर मिलेगा तो बाहर ही बच्चा पैदा हो जाएगा यार नर में तो होगा नहीं, क्योंकि नर बच्चा पैदा कर नहीं सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मादा के शरीर में, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है। हाइड्रा एक जीव है ना। तो इसमें कौन विधि जनन करता है। तो ऑप्शन है आपके पास बहुविभाजन या खंडन या मुकुलन या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा में क्या होता है, इस प्रकार से एक हाइड्रा होता है, और हाइड्रा में क्या होता है, इस छोटे प्रकार से एक उभार निकल जाता है नीचे में, छोटे प्रकार से उभार निकलता है जिसे हम लोग मुकुल बोलते हैं। लेकिन यह मुकुल क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं, मुकुलन। तो हाइड्रा में जनन की विधि क्या होता है, मुकुलन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। जो हम लोग के आँख में, मानव नेत्र मतलब आँख में, प्रतिबिंब मतलब होता है किसी का फोटो। हम लोग का आँख में फोटोआ कहाँ पर बनता है, तो याद रखिएगा रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। आइरिस में नहीं बनता है। आइरिस में इसमें क्या होता है, आँख की रोशनी, जो सूरज की रोशनी है जाता है अंदर जाता है। कॉर्निया में नहीं बनता है ना। पुतली होता है, यहाँ पर पतली लिखा गया, पुतली में भी नहीं बनता है, इसमें भी रोशनी पार होता है आँखों तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा, है ना। रेटिना आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव की सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मानव की सुस्पष्ट दृष्टि, दृष्टि मतलब होता है आँख। क्या होता है, आँख। सुस्पष्ट मतलब पूरा साफ साफ, मतलब उसका आँख पूरा साफ साफ। न्यूनतम दूरी, तो सबसे कम दूरी तक, मान के चलो यहाँ पर कोई छोटुआ खड़ा है ना, तो वह सबसे कम दूरी पर कितनी दूरी पर देख सकता है साफ साफ। तो देखो याद रखिएगा, जब सुस्पष्ट न्यूनतम पूछेगा तो अपने आँख से 25 सेंटीमीटर दूर रखेगा कोई किताब को, तो या कोई भी चीज़ को रखेगा तो उसमें से बढ़िया से पढ़ पाएगा, है ना। सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी पूछता है 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन पूछता है दूर बिंदु, ये छोटुआ कितना दूर दे सकता है। अरे साला छोटुआ बहुत छोटा है ना, ये अनंत दूरी तक देख सकता है। याद रखिएगा, जब न्यूनतम पूछेगा तो 25, जब दूर पूछेगा अनंत बिंदु, है ना। तो 25 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, है ना। तो 19वां नंबर क्वेश्चन में आपका दोस्त कि निम्न से कौन रबी फसल है। आपके पास 4 ऑप्शन है, धान, मक्का, गेहूं, शहद। आपको बता दें कि रबी फसल में आपका आता है चना भी आ जाता है कि नहीं, गेहूँ भी आ जाता है, मटर भी आ जाता है ना। सभी सब में क्या आता है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। तो गेहूं एक रबी फसल है, बाकी धान, मक्का, शहद ये सब एक क्या है? एक खरीफ फसल है ना। शहद तो ऐसे भी कहीं भी मिल सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गेहूं एक रबी फसल है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आपके पास कहा गया है कि खरपतवार का उदाहरण है। खरपतवार का उदाहरण है। तो ये खरपतवार किसे कहते हैं? जब हम लोग झोंडरा बुनते हैं, झोंडरा मतलब समझते हैं, मकई बुनते हैं या भिंडी वगैरह लगाते हैं या बैगन वगैरह लगाते हैं, तो उसके साथ साथ में कुछ छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं जिसे हम लोग घास बोला जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं खरपतवार। तो खरपतवार का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गाजर का घास। गाजर का घास एक, देखिए गाजर का घास एक घास का नाम है, ऐसा गाजर मत समझ लीजिएगा। तो खरपतवार का उदाहरण क्या हो जाएगा? गाजर का घास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन ग्रह नहीं है? इनमें से कौन ग्रह नहीं है? ग्रह आपको कितने हैं? 8 है ना, याद रखिएगा। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, अरुण है, अरुण और वरुण है ना। तो यार 8 गो ग्रह है। तो पूछा है कौन सा ग्रह नहीं? मंगल है, मंगल तो है। उसके बाद क्या बोले? बुध है, बुध तो पहले है। शनि है, हाँ बृहस्पति के बाद शनि है। तो सीरियस ग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या लीजिएगा? सीरियस में लीजिएगा, क्योंकि सीरियस ग्रह नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन। बृहत सप्तऋषि है। सप्तऋषि आपको पता होगा। तो सबसे बृहत मतलब सबसे बड़ा। तो बृहत सप्तऋषि को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं तारा। तारा को बृहत सप्तऋषि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि घर्षण हमेशा होता है। घर्षण कब होता है? किसी भी वस्तु के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे हम लोग घर्षण बोलते हैं। लेकिन घर्षण हमेशा क्या होता है? देखो कभी कभी हानि भी होता है, कभी कभी लाभ होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि कुछ मामलों में कुछ ना हानिकारक ना लाभकारक। ऑप्शन डी में दिया है कि कुछ मामलों में हानिकारक और कुछ मामलों में लाभदायक। तो कभी कभी लाभ भी होता है, कभी कभी हानि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। टायर के तलियों की गोटी, टायर के तलियों की गोटी से, देखो टायर जब नया नया लेते हैं ना, उस पर कुछ गोटी के निशान होते हैं, है ना। तो टायर की तलियों की गोटी से क्या होता है? घर्षण बढ़ता है या घर्षण घटता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें क्या होता है? घर्षण बढ़ता है। क्या होता है? घर्षण बढ़ता है ना। ताकि क्या होता है? अच्छी तरह के साइकिल जमीन पर चल पाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर है कि पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? आपके पास 4 गो ऑप्शन है, मेलामाइन, रेशम, थर्मोप्लास्टिक और पॉलीवुल। तो पॉलीथीन जो है थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, याद रखिएगा, है ना। कौन सा उदाहरण? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति द्वारा पाया जाता है। तो पॉलिएस्टर मानव द्वारा बनाया जाता है, एक्रिलिक मानव द्वारा बनाया जाता है, नायलॉन भी मानव द्वारा पाया जाता है। तो सेल्यूलोज जो होता है ये प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोज पेड़ पौधों में भी पाया जाता है ना, क्योंकि पेड़ पौधे की कोशिका के जो बाहर जो होता है ना, पेड़ पौधों की कोशिका सेल्यूलोज से बना होता है, और हम लोग की कोशिका किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होगा? आवृत्ति का कहने का मतलब समझते देखिए, अगर आप घर में देखते होंगे ना, एक लड़का है या एक लड़की है, तो लड़की की आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है ना, मतलब छोटिया का आवाज़ बहुत ही सुरीली होगा। तो इसका आवाज़ की आवृत्ति क्या होगा? सबसे अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा छोटी बच्ची की, यानी छोटिया की, छोटी बच्ची की आवृत्ति क्या होता है? सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके पास सवाल है कि महिला की वाक तंतु, देखिए वाक तंतु का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं। देखिए हम किसी महिला की मूड़ी छाप दिए, अब गुस्सिया मत जाइएगा ये छाप दिए। तो वाक तंतु जो होता है ना, यहाँ कंठ के पास होता है, क्योंकि यहाँ आप कंठ को दबाएंगे ना तो आपका आवाज़ चेंज हो जाएगा। तो वाक तंतु जो होता है, वाक मतलब होता है बोलना, तो बोलने वाला का जो तंतु की लंबाई जो होता है, महिला वाला की लंबाई कितनी होती है और पुरुष का कुछ और होता है। तो महिला वाला कितना होता है? 15 mm होता है। कितना होता है? 15 mm, याद रखिएगा। और जब पुरुष का पूछता है ना, तो पुरुष का हो जाएगा 20 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 mm। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 mm महिला की वाक तंतु की लंबाई होती है। अगला प्रश्न है 29वां नंबर क्वेश्चन कि विपरीत आवेशों के बीच होता है। आवेश क्या होता है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों में क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो विपरीत, तो एक दूसरे के अलग अलग वस्तुओं में आवेशों के बीच क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है,
आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, या इनमें से कोई नहीं। अगर ध्यान से देखेंगे, कलम को आप पकड़िए और अपने माथा में कुछ सेकंड तक रगड़िए, 10 सेकंड या 15 सेकंड तक रगड़िए, पकड़ लीजिए और रगड़िए। और एक छोटा सा कागज़ लीजिए, छोटा सा कागज़ एकदम छोटा सा, और जहाँ रगड़े होंगे ना पेनवा में, उस पेनवा को कागजा के पास रखिएगा, ध्यान से, है ना। तो ध्यान से देखिएगा ना, आप उस कागजवा को तो पेनवा ना खींच के उठा लेगा, तो क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 1। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त कि झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। तो देखिए, झारखंड में तो भूकंप आता नहीं, क्योंकि 70 फीट समुद्र तल से ऊंचाई पर पारसनाथ की हिल है। मतलब झारखंड समुद्र तल से मिनिमम एवरेज देखा जाए तो लगभग 4000 फीट पर ऊंचा है समुद्र तल से। तो भूकंप का आना तो बहुत ही एकदम ना के चांस है, 100% में 5%, 95% चांस है कि नहीं आएगा। तो तड़ित मतलब जो होता है, जब बिजली गिरता है ना, पानी आता है बादलों की टकराहट से, तो तड़ित से ढेर सारे लोगों को मृत्यु हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तड़ित। बाढ़ झारखंड में कहाँ आएगा यार, दामोदर नदी है, दामोदर नदी बाढ़ ला पाएगा। सुनामी सब तो समुद्र के किनारे वाले राज्यों में आएगा, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, कोच्चि हो गया, चेन्नई हो गया, इस सब में सुनामी आ सकता है। हम लोग की तरफ क्या आता है, इधर तड़ित से अधिक लोग मरते हैं। तो ये 30 को जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन था साइंस का, इसमें कराएं। फिर सेट नंबर 2 में भी हम साइंस को 30 को कराएंगे। सेट नंबर हम 10 को कराएंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 10 300। अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर पूछा तो याद रखिएगा दोस्त, आपके एग्जामिनर धोखेबाजी कर रहा है, क्योंकि जब सिलेबस से बाहर पूछेगा तो बच्चा क्या पढ़ेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो बार बार मेरा नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचते रहेगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ धाकड़ तरीके से तैयारी करवाई जाती है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।